नमस्कार। शाम के 4 बज चुके और वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों का। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां पर दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश दिया है। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर, जहां पर अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है और ईडी को जवाब देने के लिए 24 अप्रैल तक के लिए आदेश दिया गया है। यह बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उम्मीद थी कि वहां से उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी, शायद उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन वहां पर भी उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आई। और अब 24 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। अरविंद केजरीवाल लगातार मुश्किलों से घिरे हुए हैं। अनुराग इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां से भी उन्हें फौरी राहत फिलहाल नहीं मिली है। इनकार कर दिया है। 24 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा गया है कि आखिर किन वजहों से इनको गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके से किस मार्ग को केजरीवाल गिरफ्तार किए गए। ईडी का साफ कहना था कि उसके पास साक्ष्य है, जिसके बदौलत उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। और अब ये अगले मामले की सुनवाई जो होनी है 29 अप्रैल को होनी है, तो जाहिर तौर से जो फर्स्ट फेज की बात की जाए चुनाव की, वो भी बीत जाएगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि केजरीवाल एक स्टार प्रचारक है और मुखिया है आम आदमी पार्टी के। अगर वो बाहर आते हैं तो इंडी गठबंधन को तमाम फायदा हो सकता है, लेकिन अब हाल फिलहाल उनका बाहर आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। अनुराग, प्रचार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते कि आखिर किन तथ्यों के आधार पर फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है। देखिए, अब तक जो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत देने से इनकार कर दिया है, तो ये उसी आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी। और साफ तौर पे जो ईडी ने अपना पक्ष रखा है, ईडी पक्ष इस तरीके से है कि उसके पास वो सारे साक्ष्य मौजूद हैं कि केजरीवाल शराब घोटाले में मुख्य सूत्रधार हैं। किस तरीके से वहां पर शराब की दुकानों का आवंटन किया गया, जो 32 जोन बनाए गए दिल्ली में, उसके तहत जिस तरह से दुकानों का आवंटन किया गया, उसमें मनमाने तरीके से दुकानें आवंटित की गई और उनको लेकर के जिस तरीके से मनीष सिसोदिया पिछले 2 साल से तिहाड़ के में बंद है। हाल में संजय सिंह 6 महीने की सजा काट के जिस तरह से बाहर आए हैं, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इसके जो मुख्य सूत्रधार है केजरीवाल, वो बच नहीं सकते हैं। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि केजरीवाल को जानकारी ना हो इस पूरे घोटाले से लेकर के। अनुराग, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार में रोकने के लिए अदालत का यह फैसला, जिससे प्रभावित करने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से करने का उन्होंने इल्जाम लगाया। तो क्या माना जाए कि न्यायिक प्रक्रिया पर यहां पर भरोसा नहीं है अभिषेक मनु सिंघवी को? देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में हर बात सियासी मुद्दे को से जोड़ दी जाती है। और जिस तरह से कोर्ट भी अपनी तरफ से पूरा मामला देख रही है, जिस तरह से साक्ष्य उसके सामने रखे गए हैं, जिस तरह से एविडेंस है और तमाम स्टेटमेंट्स निकल के आए हैं, तो जाहिर तौर से ईडी का पक्ष मजबूत है। अगर ईडी का पक्ष मजबूत नहीं होता तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को आज राहत मिल सकती थी, लेकिन वो आज मिलती दिखाई नहीं दी। साफ तौर से जिस तरह से ईडी को और जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल तक खबर दी है, 24 अप्रैल तक जानकारी मुहैया कराए, ताकि 29 अप्रैल को तय किया जा सके इन मामले में क्या केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है, क्या वो बाहर आ सकते हैं, चुनाव प्रचार में जुट सकते हैं। और जिस तरह से जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो सियासी सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल सारी चीजें हो रही है, क्योंकि अब तक केजरीवाल को सम्मान दिया जाता रहा और जैसे ही लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने आ गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुकाबले में कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी के तौर पे और बड़ी भूमिका अदा कर सकती थी इंडी गठबंधन में, वो चीजें कहीं ना कहीं उसको रोका जा सके। अनुराग, आखिर में जानना चाहेंगे कि सुनीता केजरीवाल की ओर से लगातार जो केजरीवाल मैसेज भेजते हैं जेल से, उसे पढ़कर सुनाती हैं सुनीता केजरीवाल। उधर संजय सिंह जब जेल से बाहर आए, तिहाड़ से बाहर आए, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया। दिल्ली की आवाम पर इसका क्या कुछ मैसेज गया है वोटरों के बीच? दिल्ली की आवाम की बात करें तो अभी भी वो केजरीवाल के साथ कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई देती है, लेकिन ये भी साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है अपने मंसूबों में कामयाब होती दिखाई दे रही है।
और ये पॉलिटिकली अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सब बढ़त हासिल हो रही है, क्योंकि केजरीवाल अभी भी जेल के अंदर है। तमाम बातें करते हैं कि जेल के अंदर तो सरकार चलाएंगे, और उनकी जो पत्नी है वो भी उनके पत्र जो चिट्ठियां लिखते हैं वो आवाम के सामने रखती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल मामला लोकसभा का है। लोकसभा में कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत स्थिति में है। विधानसभा की अगर बात होती तो कह सकते थे केजरीवाल को इसका फायदा निकल के। लोकसभा की एक बात करें तो लोकसभा कहीं ना कहीं बीजेपी दिल्ली जो जीतती रही है, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि केजरीवाल अपने मंसूबों में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश तो जरूर कर रहे हैं केजरीवाल, और उनके नेता संजय सिंह की बात करें वो भी तमाम इंटरव्यू में बात कहते रहे हैं कि बीजेपी उन्हें तोड़ने के लिए नाकामयाब रहेगी, और जिस तरह की कोशिशें बीजेपी द्वारा की जा रही है वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होंगी। लेकिन हाल फिलहाल जो हालात है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत विकसित नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप बात करें आवाम के बीच मैसेज साफ तौर पर क्या है कि अगर ये जिम्मेदार नहीं होते, अगर धुआं उड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग होगी, क्योंकि केजरीवाल ठीक है नहीं सकते। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के पास बढ़त जरूर है लोकसभा चुनाव में। जहां तक बात की जाए दिल्ली की 7 सीटों की, तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने ये छानबीन की है। इस छानबीन के बारे में और डिटेल अभी सामने नहीं आई है। राहुल ने यहां नीलगिरी कॉलेज में आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स और चाय बागान के वर्कर्स से मुलाकात की। साथ ही तमिलनाडु के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे, यहां उन्होंने रोड शो भी किया। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचवा रहे हैं, जहां पर उनके हेलीकॉप्टर की जांच की गई है स्क्वाड के जरिए, स्क्वाड के अधिकारियों के जरिए, और उसके बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड रवाना हो गए, जहां उन्होंने रोड शो किया है। ये वही वायनाड की सीट है जहां से राहुल गांधी दोबारा से लोकसभा चुनाव के मैदान में है। अनुराग त्रिपाठी एक बार फिर से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, हेलीकॉप्टर की जांच की गई है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की, क्या कुछ वाकया है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी हाल फिलहाल ये सूत्रों के हवाले खबर है, ये रूटीन चेकिंग थी और वो किसी भी प्रत्याशी को चेक कर सकते हैं। और जिस तरह से नीलगिरी में उनका चौपर रुका गया और उसमें छानबीन की गई, तो साफ तौर पर दिखाई देता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए संकल्प है। तो ऐसे भी जांच इस तरह की चलती रहती है। हम देखते हैं तमाम गाड़ियां चेक की जाती हैं, उसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि चौपर भी आज चेक किया गया है। हालांकि अभी ये नजर निकल के नहीं आया कि जो इलेक्शन कमीशन का स्क्वाड है आखिर उसको वहां से क्या कुछ बरामद हुआ, लेकिन अभी हाल फिलहाल इंतजार करना होगा कि आखिर इस जांच के पीछे क्या कुछ वजह रही। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं भी बताता है कि किस वजह से जांच की गई तो इसको रूटीन जांच समझा जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को मौका मिल गया है बीजेपी पर हमला करने के लिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाकी लोगों के भी, जो बाकी बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके भी चौपर चेक कर लिए जाए, उनकी गाड़ियां भी चेक कर ली जाए। जिस तरह से जो स्क्वाड बनाए गए, फ्लाइंग स्क्वाड जो काम करते हैं कि कहीं ना कहीं जो संपत्ति का या पैसे का जो लेन देन बड़े मामले होते हैं उनको चेक करने के लिए, या फिर जो चुनाव प्रभावित करने के लिए तमाम सामग्री होती है इसको चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन इस तरह की रेड करती रही है। इसको किसी बड़ी चीज को नहीं मान रही है, लेकिन ये जरूर है कि विपक्षियों को मौका मिल गया है बीजेपी पर हमलावर होने का। और जो बीजेपी है, बीजेपी बिल्कुल खामोश है पूरे मामले में, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की बात कर रही है। ठीक है, इसे रूटीन जांच के तौर पर माना जा सकता है। विपक्षी जरूर हमलावर है बीजेपी पर, लेकिन जहां तक बात की जाए वायनाड की, तो वहां वायनाड में राहुल गांधी ने रोड शो किया है। और वायनाड के बारे में जानना चाहेंगे अभिनव कि जिस तरीके की लड़ाई वायनाड से देखने को मिल रही, वहां पर बीजेपी के सुरेंद्रन मैदान में है, तो वहीं सीपीएम के नेता भी वहां पर मैदान में। ऐसे में क्या माना जाए कि राहुल गांधी के लिए ये जो मुकाबला रहने वाला है कितना मुश्किल रहने वाला है? देखिए, वायनाड की अगर बात करें तो वायनाड से पहले भी राहुल गांधी जीत दर्ज कर चुके हैं, तो जाहिर तौर से एक बड़ा तो राहुल गांधी के साथ है ही। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कर रही है और जो उनकी जनसभाओं में लोगों की भीड़ जुट रही है, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि बीजेपी अपने मंसूबों को कहीं ना कहीं आगे लेके जा रही है। लेकिन वायनाड की तस्वीर, जो साउथ इंडिया की बात करें, एक बिल्कुल अलग तस्वीर तो दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी आते जाते भी रहे हैं तमाम बार, और जो वहां की दिक्कतें हैं उनको लेकर के पार्लियामेंट में मुद्दे उठाते भी रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि वायनाड से सॉफ्ट कॉर्नर तो है राहुल गांधी के पक्ष, लेकिन अब देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है या पार्टी के कैंडिडेट है वो किस तरीके से माहौल को अपनी तरफ मोड़ पाते हैं। एक साफ तौर से संदेश ही जरूर देने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी की हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि पहले ये देखा जा सकता था कि एमपी चुनाव लड़ते थे राहुल गांधी, लेकिन जब यहाँ पर स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया तो उसके बाद उन्होंने साउथ का रुख कर दिया है। तो
तो नॉर्थ से साउथ जाने के बाद तमाम चीजें बदल गई हैं और कांग्रेस पार्टी में भी तमाम जिस तरह से प्रत्याशियों को लेकर खींचतान चल रही है, अभी तक आप ये देखिए कि यूपी में अमेठी और रायबरेली का टिकट अनाउंस नहीं हुआ है। पार्टी ने गांधी परिवार को ही छोड़ दिया कि यहाँ किसको चुनाव लड़ना ये गांधी परिवार तय करेगा। तो ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी सोच के बैठे हैं कि कम से कम साउथ में तो अपनी जीत दर्ज करें, क्योंकि हमको नॉर्थ में कुछ ऐसा खास माहौल या फायदा मिलता नजर नहीं आता है। और यूपी से रिलेटेड जितने भी हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, वहां पर जिस तरीके से बीजेपी अपनी धमक के साथ चुनाव लड़ रही है, उससे साफ तौर से दिखाई देता है कि बीजेपी बढ़त की ओर है। लेकिन बाकी पार्टियां भी कमजोर नहीं आ सकते उनके, क्योंकि फार्मूले और समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। बिल्कुल समीकरण बदले अनुराग, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि बीते दिनों अमित शाह जब साउथ के दौरे पर गए हुए थे तो उनसे पूछा गया कि साउथ में 130 लोकसभा की सीटें आती हैं, आपका अनुमान क्या कहता है? तो उन्होंने कहा कि इस पर अनुमान लगाना मुश्किल है, फिलहाल अनुमान नहीं, हम जीत का दावा जरूर करते हैं। ऐसे में साउथ की सीट की जब हम बात करते हैं, वायनाड की जब बात करते हैं, ऐसे में जरूर राहुल गांधी बीते लोकसभा चुनाव में जीते थे, लेकिन क्या बीजेपी की चुनौती उसके साथ साथ जो सीपीएम के नेता है वो चुनौती भी क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए यहाँ मुश्किल पैदा कर सकते हैं क्या? देखिए, चुनौतियां कम नहीं है राहुल गांधी के पास, क्योंकि पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है, उनके पास बिना आने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जी। उनके घोषणा पत्र जरूर आते हैं और ये वायदे तभी पूरे हो सकते हैं अगर वो सत्ता में आते हैं। तो सत्ता में आने के बाद क्या कुछ होगा इस पर बात जरूर होनी है। और बाकी पार्टियों को भी इसी जोर शोर से लगी है कि भाई जो कांग्रेस है वो सत्ता में नहीं आ रही है, अपनी तरफ से पूरा मुकाबला करती दिख रही है, तो जाहिर तौर से राहुल गांधी की मुश्किलें कहीं कम होती नजर नहीं आती। और राहुल गांधी जिस तरीके से अपने वादे कर रहे हैं, घोषणा पत्र को लेकर आगे जा रहे हैं, तो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है वो भी उन योजनाओं का और उन उपलब्धियों का विस्तार ही। ये तो तभी मुमकिन हो पाएगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। और ये सबको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आगे चल रही है और उससे बाकी विरोधी पार्टियां मीलों दूर है। तो अब ये देखना होगा, दिलचस्प रहेगा कि ये दौड़ कितने आगे तक जाती है और जो विपक्षी है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी है उनका मुकाबला कर पाते हैं, क्योंकि उसका एक अपने आप एक ब्रांड है, वो पार्टी से एक अलग भी उनका वैल्यू है। तो उस ब्रांड वैल्यू की जो बात करें तो राहुल गांधी कहीं ज्यादा है। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंचों से, जनसभाओं से, रैलियों से, रोड शो से जो कांग्रेस उसको घेरती रही है, और राहुल गांधी इसका मुकाबला करने के बजाय सरकार से कुछ और ही चीज छोड़ते रहे हैं। मतलब मुकाबले में तब आएंगे ना कि वो बता पाएंगे क्या कुछ वो करने वाले क्या कुछ किया है उन्होंने, क्योंकि उनकी सरकार भी इतने सालों तक रही। क्योंकि प्रधानमंत्री के पास तो ये अवसर है, वो साफ तौर पर कह देते हैं कि कांग्रेस इतने साल तक सत्ता में क्या कुछ किया। और हमारे आप फेल्योर देख लीजिए कि हमने 10 साल में क्या कुछ बदल दिया है। तो विकास की गति की बात करें या डबल जेल चल रही राज्यों में। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो तमिलनाडु में जिस तरीके से देखिए कि रूटीन चेकअप के, रूटीन जांच के तौर पर देखा जा रहा है, हेलीकॉप्टर की जांच की गई है। राहुल गांधी का ये हेलीकॉप्टर था, लेकिन इसमें क्या कुछ निकल कर आया है स्क्वाड के अधिकारियों की ओर से ये साफ नहीं किया गया है। बढ़ते आगे, मुजफ्फरनगर के कल्याणकारी इंटर कॉलेज के मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। रैली स्थल पर लोगों की भीड़ के नारे लगाकर उनका स्वागत किया गया। पूर्व सीएम दोपहर को रैली स्थल पहुंचे थे और मंच पर पहुंचकर जनता का अभिवादन किया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव से ही हवा बदल रही है। वेस्ट की हवा भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी। हर वर्ग के लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सड़क पर एम्बुलेंस सपा सरकार ने दी। 100 नंबर की व्यवस्था सपा सरकार ने ही की थी। बीजेपी ने गाड़ी नहीं बढ़ाई, 100 का 112 कर दिया। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव की ओर से कि केवल नाम बदलने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। और पश्चिम में अखिलेश की हुंकार ये बतला रही है कि दरअसल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पश्चिम से हवा चल रही है और ये पश्चिम की हवा इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। पश्चिम से हवा चल रही है और ये पश्चिम की हवा इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ कर देगी। राजेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता। राजेश, सिर्फ एक ही लाइन काफी है अखिलेश के उत्साह और वहां पर मौजूद लोगों के, कार्यकर्ताओं के उत्साह को बताने के लिए, और कह रहे हैं कि पश्चिम में सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी का। राजेश। बिल्कुल राम, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की, बिल्कुल बात सही है कि पश्चिम यूपी में इस बार जो है बीजेपी को मुझे लगता है कि मुंह की खानी पड़ेगी। और उसकी वजह आपको बता दे रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है कि किसान लगातार धरने पे बैठा हुआ है। चाहे दिल्ली के बॉर्डर की बात करें,
चाहे राजस्थान की बात करें, तो जाहिर सी बात है जिस तरह से किसान परेशान है, जिस तरह से किसान लगातार सड़कों पर बैठा हुआ है, जिस तरह से किसान की मौतें हुई है, उस तरीके से देखा जाए तो पश्चिम यूपी जो है वो किसानों का गढ़ माना जाता है, जाटों का गढ़ माना जाता है। लेकिन एक चीज और आपको बता दें, जिस तरह से आरएलडी से जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन वहाँ के जाट नेता जो है, वहाँ के जाट जो लोकल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के जाने से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो हकीकत ये है कि जाट नेता, जाट किसान जो हैं वो लगातार धरने बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, जिस तरीके से किसान बॉर्डर पर उनकी हत्याएं हुई है, मौत हुई है, उन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो पश्चिम यूपी में इस बार जो है बीजेपी को मुंह की खानी राजेश, यहाँ पर दो बड़ी बातें आप कह रहे हैं कि एक तो जयंत चौधरी के साथ आने से बीजेपी को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, दूसरा किसानों के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि लामबंद है लगातार किसान। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि योगी आदित्यनाथ हो चाहे फिर पीएम नरेंद्र मोदी हो, वो पश्चिम में जाते हैं और सीधा संदेश देते हैं पश्चिम की सीटों को जीतने का। तो क्या इनके यहाँ आने का प्रभाव, क्या जयंत चौधरी के साथ जुड़ने का प्रभाव, क्या अखिलेश यादव के आगे कहीं ना कहीं फीका साबित हो रहा है? राजेश, बिल्कुल राम, अगर बात करें जयंत चौधरी की तो बिल्कुल अभी पीएम मोदी की रैली थी, पीएम मोदी की रैली में जयंत चौधरी को दरकिनार करते हुए दिखाया गया है। और उसके अलावा एक चीज और आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान वहाँ का लोकल किसान जिस तरीके से परेशान है, वो चाहे गन्ना को लेकर चाहे आलू को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दिया है, एमएसपी को लेकर। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो इस बार जो है पश्चिम यूपी में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है और इंडिया गठबंधन को फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे हुए थे और बतला रहे हैं कि पहले चरण में वेस्ट यूपी की जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें दरअसल में इंडी अलायंस जो है वो आगे है। ऐसे में बढ़ते आगे और बताते हैं आपको अगली खबर के बारे में, जहां पर लोकसभा 2024 की तैयारियां अपने आखिरी दौर पर पहुंच चुकी। हर सियासी दल अपनी पूरी जोर आजमाइश लगाकर चुनावी समीकरणों को अपने पक्ष में बिठाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं इस क्रम में कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में अपना प्लान तैयार कर चुकी है। यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। यूपी में 17 से कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की एंट्री देखने को मिलेगी। 17 को सहारनपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो होना है। इसके साथ ही 17 को ही गाजियाबाद में अखिलेश राहुल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। इसमें इंडिया गठबंधन का असर देखने को मिल सकता है और यकीनी तौर पर मिलना भी चाहिए। तो इस तरीके से आप समझिए कि लोकसभा के इस वार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और 24 की जब बारी आ रही है तो सबकी अपनी अपनी तैयारी है, सबके अपने अपने दावे हैं और जनता के बीच तमाम वादों के साथ ये प्रत्याशी पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। कौन कितना और किस पर 20 साबित होगा, ये 4 जून की तारीख साफ कर देगी। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।